मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता वो उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। आज हम धर्मनिरपेक्षता के जो पश्चिमी मॉडल हैं उनके जो दो रूप हैं, जो अपनाए गए हैं दो रूप, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है धार्मिक समूहों के अधिकार। देखो पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि जो विभिन्न समुदाय हैं उन समुदायों के बीच में एक बराबरी का रिश्ता रहे। मतलब कि हर नागरिक जो है, हर व्यक्ति जो है, उसके बीच में बराबरी हो। और यही रीज़न था कि किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो उसका आत्मसम्मान है, वो सीधे सीधे जो है वो समुदाय जो है उस पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय जो है वो दूसरे के प्रभुत्व में होता है तो उसके जो सदस्य होंगे वो कम स्वतंत्र होंगे। और दूसरी तरफ अगर दोनों समुदाय जो हैं उनके बीच में अगर बराबरी का संबंध होगा तो वो किसी भी समुदाय पर एक दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, बल्कि समुदायों के जो सदस्य हैं वो आत्मसम्मान के साथ और आज़ादी के साथ में अपना जीवन जो है वो यापन कर पाएंगे। इसीलिए ही भारतीय संविधान जो है उसके अंदर जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो चला सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका भी अधिकार जो है नागरिकों को दिया गया है, जिसका अर्थ यही है कि व्यक्ति और समुदाय जो हैं वो दोनों ही धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट जो है इसका वो है राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार। देखो दूसरी बात जो है वो ये है कि धर्म और राज्य में अगर अलगाव होगा तो इसका अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध जो है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि धर्म से अनुमोदित जितने भी रिवाज होते हैं, कई हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही नहीं है। जैसे कि अगर आप देखो कि छुआछूत का जो बर्ताव है, उसके माध्यम से व्यक्ति जो है उसको उसकी गरिमा, उसके सम्मान से वंचित किया जाता था। अगर धार्मिक आधार पर उसके साथ छुआछूत होता था तो उस समय पर व्यक्ति को एक आत्मसम्मान जो है वो प्राप्त नहीं था। तो ये जो रिवाज हमारे यहाँ पर, ये जो परंपराएं हमारे यहाँ पर धार्मिक चली आ रही थी, और इनकी जो पैठ है या इनकी जो गहराई है वो बहुत ही अधिक थी, बहुत ही व्यापक थी। कि अगर राज्य का हस्तक्षेप ना होगा, अगर राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो इन अवांछित जो परंपराएं हैं या रिवाज हैं इनको दूर नहीं किया जा सकता था। मतलब बिना राज्य के हस्तक्षेप के ये चीज़ें संभव नहीं है कि इनको समाज से दूर किया जा सके। तो इसीलिए राज्य जो है वो धर्म के अंदरूनी मामले में उसको हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि राज्य जो है उसका हस्तक्षेप हो इन अवांछित कार्यों को दूर करने के लिए। तो ऐसा माना जा सकता है या इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के द्वारा जब भी धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप हो तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो हमेशा नकारात्मक ही हो सकता है कि ये सभी के भले के लिए हो, इसीलिए राज्य जो है वो अपना हस्तक्षेप करे। राज्य जो है वो ऐसे में धार्मिक समुदाय जो है उनकी मदद भी कर सकता है अपने हस्तक्षेप के माध्यम से। जैसे कि अगर आप देखें तो धार्मिक संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनको वो धन भी दे सकता है। इसी तरह राज्य जो है वो धार्मिक जो भी समुदाय हैं उन समुदायों की मदद भी कर सकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा जो है वो भी पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा या किन चीज़ों से उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही जटिल विचार इसको कहा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, राज्य जो है उसको सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वो अवसर के अनुकूल, अगर कभी ऐसी आवश्यकता हो कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना पड़े,
तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा वो किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगा। तो ये बात जो है इस पर डिपेंड करती है कि दोनों जो है वो किस कदम से स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से जो 3 विशेषताएं इसकी जिनके बारे में पढ़ा जा सकता है, या जिसको अब हम संविधान की उपलब्धियां भी कह सकते हैं, वो 3 हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद जो है उसको मजबूत किया है। मतलब कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जिसमें सामुदायिक जीवन के अंदर व्यक्ति को पूरी तरह से स्वायत्तता दी गई है, पूरी तरह से स्वतंत्रता जो है वो उसको प्रदान की गई है, क्योंकि उदारवाद के अंदर यही माना जाता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर अधिक बल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर बल दिया गया है, अनावश्यक कोई भी उसकी स्वतंत्रता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करे। दूसरा, हमारे संविधान के अंदर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसमें कोई बाधा ना आए, और इसके लिए भी सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है उसको स्वीकार किया गया है। और भारत में अगर अपन देखें तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उनके अंदर 1964 के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। और अगर इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया में लगभग 2 दशक पहले ही हमने इस चीज़ को अपना लिया था। तो कहना चाहिए कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है वो भी हमारे भारतीय संविधान की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। और तीसरा जो है, विभिन्न समुदाय जो है उनका जो भी आपसी तनाव है या झगड़ा है उसकी पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने जो समूहगत अधिकार है, जैसे कि सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो सब प्रदान किए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता हमारे देश की जो चुनौतियां हैं उनसे पहले से ही भली भांति परिचित थे, पहले से ही तैयार थे, और हमको उन्हें पता था कि यहाँ बहु विविध संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ पर समूहगत अधिकार जो है उनको अपनाया है, जिससे कि बहुसंस्कृति जो है उसको अपनाया है। अलग अलग संस्कृतियों के लोग भारत के अंदर आए हैं, रचे हैं, बसे हैं। तो ये सारी हमारे संविधान की प्रमुख उपलब्धियां जो है वो कही जा सकती हैं। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सार्वभौमिक मताधिकार। इसमें आपको पता ही है कि हमारे भारत के अंदर सभी नागरिक जो है उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है, और बिना किसी नागरिक के साथ में कोई ऊंच नीच का व्यवहार किए हुए और सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो लोगों को प्राप्त हैं। पहले के टाइम पर जो महिलाएं हैं, कामगार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया था। बहुत हमारे देश में भी बहुत बाद में इन वर्गों को और महिलाएं जो है उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और सबसे पहला जो भारत के अंदर प्रयास किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 के अंदर आया था। ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ये 1895 के अंदर आया था। सबसे फर्स्ट प्रयास ये किया गया था, और इस प्रयास में भी लेखकों ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक जो है, भारत में जन्मे हर नागरिक को जो सरकार है उनके मामलों में भाग लेने का, सरकारी पद जो है उनको हासिल करने का अधिकार होगा। और जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, उसके अंदर भी नागरिकों की इसी धारणा की पुष्टि हुई थी, और उस समय पर मताधिकार की जो आयु थी उसको 24 वर्ष का रखा गया था। 24 वर्ष का हर व्यक्ति जो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकारी था। तो ऐसे में हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया। नागरिक का तात्पर्य यही था कि राष्ट्रमंडल की जो भू सीमा है उसमें उसका पैदा हुआ हो, जिसका किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं ग्रहण की है उसने, या उसके जो पिता है वो इस भू सीमा पर जन्मे हो या बसे हों, तो उन्हीं लोगों को नागरिक जो है वो माना गया था, और उनको मताधिकार प्रदान किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक जो है उनको वोट देने का अधिकार था पहले, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को घटा करके वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 ईयर्स का हर नागरिक जो है वो वोट देने का अधिकारी होता है। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।